हेलो हेलो, दिल को खोल लो तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 20। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो एलिस होती है वो समझाती है एमी को, और एमी सिर्फ सुनती है बातों को, सिर्फ समझती है। चुपचाप उसने जो भी बातें बोली होती हैं वो सारी चीज़ों को रिकॉल करती है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम चीज़ों को उस एंगल से नहीं देखते हैं जिस एंगल से दूसरा देख सकता है। कभी कभी हम अपने उलझनों में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि उसमें से सिर्फ एक धागा को अगर हम खींच दें तो वो जो सारे धागे हैं आसानी से एक के बाद खुद ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। और यही चीज़ एमी के साथ भी हो रहा होता है। एमी सोचती है कि नहीं, अब वो बात करेगी मीरा से। वो मीरा को मैसेज भी करती है, बट उधर से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। एमी को समझ नहीं आता है अचानक से क्या हुआ। जो लड़की अभी तक उसे पागलों की तरह मैसेज कर रही थी अचानक से शांत कैसे हो गई। खैर, एमी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। यहाँ का एक और दिन होता है, उसे सोचती कि ना एंजॉय किया जाए, और वो यही करती है। वो एंजॉय करती है, फिर वो घर के लिए निकल जाती है। उसका अगला टूर होता है, उसकी वो प्रिपरेशन कर रही होती है। इधर जो मीरा होती है उसका भी शेड्यूल आ चुका होता है। उसने भी अपने आप को प्रॉपर पूरी तरीके से फोकस कर लिया होता है। अभी तो वही जान रही होती है कि हाँ, उसने प्रॉपर फोकस किया है या फोकस करने का दिखावा कर रही है। खैर, मीरा ने उस दिन के बाद से कोई बात नहीं की होती है। एमी ने एक दो बार ट्राई किया होता है, बट एमी ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया होता है। होता है ना कि कभी कभी आप रिश्ते में जब होते हो तो एक इंसान को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, एक को शायद थोड़ा कम फर्क पड़ता है। अभी एमी के लिए शायद वही होता है कि हाँ, उसे लगता है कि उसे मीरा से बात करनी चाहिए, बट उसने ट्राई भी किया होता है, बट उधर से मीरा का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया होता। तो एमी ने सोचा होता कि ठीक है, कोई नहीं, बिजी होगी, या ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते देखते क्या होता है कि जो मीरा होती है उसका जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है वो बहुत अच्छा जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा। वो पूरे फोकस से वो टूर्नामेंट खेलती है, उसने अपनी टीम को जीत भी दिलाई होती है। इधर जो एमी होती है उसका जो टूर्नामेंट होता है ना, आप कह सकते हो उतना अच्छा नहीं जाता है। आप कह सकते हो उसका धीरे धीरे हल्का हल्का डाउनफॉल आ रहा होता है। एमी फोकस नहीं कर पा रही होती है। एमी का पहला मैच परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती है, दूसरे मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है। तीसरे मैच में टीम उसको रेस्ट देने की ट्राई करती है। एमी को अच्छा नहीं लगता है। एमी ऐसे ही बैठी होती है, वो देख रही होती है सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमी मैच खेल नहीं हो रही होती है, इसलिए उसने अपने कोच से बोला होता है कि मैं प्रैक्टिस ना जाऊँ तो कोई दिक्कत है। कोच ने भी उसे टाइम दे दिया होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी प्लेयर होती है। कभी कभी होता है कि आप फिजिकली फिट होते हो बट शायद मेंटली नहीं होते हैं, आपका दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पे वो नहीं जाती है। आज वो ऐसी छुट्टी पे होती है तो वो सिर्फ उस जगह चली जाती है घूमने। उसने परमिशन ले लिया होता है अपने बोर्ड से, अपने जो भी सीनियर मैनेजमेंट होते हैं उनसे। क्योंकि इसे मैच खेलना नहीं होता है तो इसे परमिशन मिल भी गया होता है। वो जाती है,
ऐसे ही उसका एक फेवरेट जगह होता है, क्योंकि ये मैच उसके ही होम टाउन में हो रहा होता है, तो उसे वो एरिया बहुत अच्छे से पता होता है। वो अपनी कार उठाती है और वो निकल जाती है एक शहर पे। उसका वो स्पॉट जो कह सकते हैं ना कि आपका हिडन स्पॉट होता है, जहाँ पे जाकर के आपको एक अलग प्रकार की शांति की सहानुभूति होती है, आप महसूस करते हो। आपको लगता है कि दुनिया में कुछ अपना हो ना हो, ये जगह अपनी है। और एमी उस जगह को यही महसूस करती होती है। एमी को वो जगह बहुत अच्छी लगती होती है। वो जगह होती भी बहुत प्यारी है। उस शहर के ही बाहर आप कह सकते हो कि उसका फार्म हाउस जैसा होता है, जहाँ पे एक 2 स्टोरीज का एक होम होता है, अपार्टमेंट आप कह सकते हो, जिसके जस्ट सामने एक नदी होती है और उसका पूरा एरिया गार्डन से भरा हुआ होता है। कुछ ही दूरी पे बहुत बड़े बड़े से पेड़ होते हैं और सामने बालकनी पे बैठ जाओ तो क्या वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं। आप वहाँ पे बैठ के उस सीनरी को, उस शांतिपन को कई घंटों तक सुन सकते हो, शायद कई दिनों तक। वहाँ का पानी बहुत शांत होता है, बट फिर भी उनकी लहरों में एक अलग अलग प्रकार की ध्वनि, एक अलग प्रकार का धुन होता है, जिसे सुनकर किसी की भी आत्मा को अच्छा लगे, किसी को भी एक सुकून सा मिले। जो अपने ही उधड़ बुन में होती है, यहाँ आकर के उसको अच्छा लगता है। आप कह सकते हो कि ये एमी का बहुत ही सीक्रेट प्लेस होता है। इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, किसी मतलब किसी को भी नहीं, ना उसकी बेस्ट फ्रेंड एलिस को, ना उसके एक्स बेस्ट फ्रेंड या एक्स स्पाउस जो भी कह लो, एलेक्स उसको भी नहीं। एमी शुरू से ही यहाँ आती होती है। उसे ये जगह बहुत प्यारी होती है। ये जगह वो सीक्रेट जगह होती है जो उसके और उसके ग्रैंडफादर की होती है। एमी हमेशा से अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड होती है। वो उसके, आप कह सकते हो ना कि जो फर्स्ट फ्रेंड, सबसे अच्छे दोस्त, जो उसके नैया को पार लगाने वाले इंसान थे, वही थे। वहाँ बैठ करके वो अपने दादाजी के साथ हुए हर पल को याद करने लगती है। उसे याद आता है कि जब उसके दादा वो मिलिट्री में थे, जब वो रिटायर हुए थे, उन्हें नहीं रहना था उस शहर की चकाचौंध भरी वाली दुनिया में। उन्हें नहीं सर्व करना था कि वो जा करके ऐसी जगहों पे रहे जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना रहे। उन्हें नहीं पसंद था। उन्हें पसंद था बाद में, उन्हें पसंद था तो वहाँ का देखना, वहाँ पे लोगों को समझना, वहाँ के जानवरों से बात करना। जी हाँ, जब उसके दादाजी थे तब वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से आप कह लो फार्म भी बनाया हुआ है था, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। उनके पास एक घोड़ा था और कुछ चिकन्स थे, कुत्ता बिल्ली, सारे जानवर उन्होंने पाल रखे थे, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें बहुत सुकून दिया करती थी। उन्हें जानवर से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, बहुत लगाव करते थे। और एमी के साथ भी वही हो चुका था। इसीलिए जब उसके दादा की डेथ हुई थी, एमी बहुत टूट सी गई थी। एमी आज भी बहुत इफेक्टेड है अपने दादाजी के डेथ से।
ये जो प्लेस है उसके दादाजी के और उसके अलावा कोई नहीं जानता है। हाँ, ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि जनरली घर के मेंबर जानते हैं, बट नहीं, शायद उसके दादाजी इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते थे। शायद वो अपना ये सीक्रेट अपनी पोती के साथ ही रखना चाहते थे, या फिर वो चाहते थे कि अगर पोती किसी को चाहे तो बताए। हमें अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है, अपनी आंखें बंद करती हैं, उसको वो दिन याद आता है जब मैं पहली बार आई थी अपने दादाजी के साथ। वो आते ही यहाँ की खूबसूरती में खो सा गई थी। जब उसने पहली बार ये जगह देखी थी, उसे एहसास हुआ था कि गलत कहते हैं लोग कि मरने के बाद जन्नत नसीब होता है, बट असली स्वर्ग और असली जन्नत तो इसी दुनिया में होता है, जिसे हम बना के नहीं रखते हैं। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसके और उसके दादा ने मिल करके फेंसेस बनाए थे, बाउंड्रीज बनाए थे, जिसको बनाने में उन्हें 3 से 4 दिन लगा था। उसके बाद उन्होंने पूरी लाइटिंग की थी और उनके पास उनका एक बहुत प्यारा सा छोटू सा पपी था जिसका नाम टॉमी था। बहुत प्यार करते थे वो उससे। फिर धीरे धीरे करके एक आध करके जो और जानवर थे वो आते गए, उनका परिवार बढ़ता गया। फिर देखते देखते एक दिन ऐसा है कि उसके दादाजी अब नहीं रहे, और जो एमी थी वो भी, उसके पास भी इतना टाइम नहीं था कि वहाँ के जो भी जानवर हैं उनका वो रक्षा कर सके। इसीलिए वहाँ से सब कोई चले गए, उसको हटाना पड़ा। खैर, एमी बैठे बैठे अपनी यादों को ताज़ा करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं लगता है। एमी अपना फ़ोन निकालती है और वहाँ का पिक्चर पोस्ट करती है। और वो एक ट्राई करती है, फिर से वो मैसेज करती है और सिर्फ इतना लिखती है, कॉल मी जब भी टाइम। जो मीरा होती है उसका कोई मैच नहीं होता है, वो ऐसे बैठी होती है, देखती है। उसके इंस्टा पे एक मैसेज आया है, ऐसे ही ओपन करती है। देखती है वो किसी और का नहीं, एमी का है। पहले वो सोचती है कि नहीं, वो रिप्लाई नहीं करेगी, इवन कॉल भी नहीं करेगी, बट उसे कुछ तो एहसास होता है, उसे कुछ तो बुरा लगता है। वो बिना सोचे बिना समझे वो कॉल कर देती है। पहली रिंग बजती है, दूसरी रिंग, देखते देखते 8 से 9 रिंग बज चुकी होती है। मीरा को लगता है शिट, मैंने फिर से गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर जो एमी बोल तो चुकी होती कि कॉल में, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉल करके बात क्या करेगी। जैसे जैसे उधर रिंग की टाइमिंग या फिर रिंग नंबर ऑफ रिंग बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे ही एमी के दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो रही होती हैं। एमी के दिल की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज हो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उठा के क्या बात करेगी। उसके चेहरे पे नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही होती है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा होता है। अब जैसे ही कह लो कि जो लास्ट रिंग होता है वो बज के कटने वाला ही होता है, एमी तभी फ़ोन उठा लेती है। मीरा पहले चुप होती है, इधर एमी भी चुप होती है।
30 सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता है। उन दोनों के बीच में होता है तो सिर्फ एक सन्नाटा। तभी मीरा बोलती है, इफ यू वॉन्ट टू टॉक देन यू शुड स्पीक। एमी, हाय। मीरा, हेलो। एमी फिर से शांत। मीरा शायद थोड़ा सा इरिटेट होती है, कहती है, एमी, इफ यू डोंट टॉक टू मी देन व्हाई you have requested to call me? Amy कहती है, no, listen. मीरा चुप हो जाती है, कहती है, go ahead. मैं कहती है, I'm sorry. मीरा चुप रहती है, वो चाहती होती है कि वो कंटिन्यू करे। एमी, मैं कहती look, I'm really sorry. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आप शांत होती है, मानो कि वो अपनी शांति से बोल रही होती है, एक्सप्लेन करो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था। एमी कहती है, I'm really sorry, मुझे उस दिन तुम्हें बता के आना चाहिए था। लोग, मुझे नहीं पता है कि मैं उस दिन के बारे में क्या सोच रही हूँ। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूँ। मैं सुबह में उठी, जैसे मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मुझे रात की हर एक बात याद आई। मैं बहुत डर गई, मैं घबरा गई, और न मैंने दाया देखा न मैंने पाया। मैं सिर्फ गई, थोड़ा सा फ्रेश हुई, कपड़े पहने और मैं चली निकल गई वहाँ से। मुझे तुमसे सही से बात करनी चाहिए थी, चाहे जो कुछ था। एटलीस्ट मुझे वहाँ पे क्लियर करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। फिर आप भी शांत होती है। हमें को समझ नहीं आता कि अम्मी क्या बोली। मेरा भी कुछ बोल नहीं रही होती। अम्मी कहती है, हेलो हेलो मीरा, आर यू लिसनिंग टू मी? लगती हूँ, यस आई एम लिसनिंग टू यू। अम्मी कहती है, सो प्लीज से समथिंग। मीरा शक्ल करते कहती है, ओह। After 1 month, approximately, you wanted to listen something from me, right? एमी चुप होती है। मीरा कहती है, listen, if I'm saying something or if I'm asking something, then you should answer me. If you don't want to talk to me, then don't expect मैं इसके बाद दोबारा कभी कॉल करूँगी। मैं कहती हूँ, I'm sorry, प्लीज़ तुम बोलो। मैं कहती हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा जल्दी मुझे कॉल करने को बोला या मैसेज करने को बोला? अम्मी चुप रहती है। मेरा कहती है, अम्मी अगर तुमने बात करने के लिए कॉल किया है तो तुम्हें बात करनी होगी। मैं कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बात करूँ। मेरा कहती है, तुम तब भी भाग रही थी, तुम अब भी भाग रही हो, तो अगर तुम्हें भागना ही है तो तुम भागो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इस चीज़ में मत खींचो प्लीज़। वॉट आई हैव डन रॉन्ग, बताओ क्या किया मैंने गलत?
अम्मी चुप हो जाती है, अम्मी कुछ नहीं कहती। क्या कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से नाराज़ हूँ तो नहीं, मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अब मैं फिर से बोल रही हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था कि तुम चले गए, मेरा प्रॉब्लम ये था कि तुम चीज़ें क्लियर नहीं करके गए, क्योंकि तुम ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो। उसके बाद पता है मेरा दूसरा प्रॉब्लम क्या था? मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये था कि तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं किया, तुम्हें प्रॉब्लम हुई, तुम वहाँ से चले गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू योर होम टाउन, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी क्या बात हुई, क्या हुआ, आई डोंट नो। और तुम उसके नेक्स्ट डे तुम ट्रिप पे चले गए थे, राइट? तुम्हें ट्रिप पे जाने का टाइम था, तुम्हें लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करने का टाइम था, तुम्हारे पास सब कुछ करने को था सिवाय मुझसे बात करने के। मैंने क्या गलती की थी अम्मी? क्या? मैंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए तुम मुझे एकदम इग्नोर कर रही थी? चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं अब भी यही बोलूँगी कि हाँ, कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारे साथ शायद मुझे इंटीमेट नहीं होना चाहिए था, मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी। तुम्हारे हिसाब से था कि नहीं, चलो तुम्हारे हिसाब से वन नाइट स्टैंड भी मान लेते हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे हैं, हम दोनों लोग कभी ना कभी तो एक दूसरे से मिलेंगे? तो अगर तुम ये बाइकआउट भी करना चाह रही थी, तुम्हें लग रहा था कि ये चीज़ पॉसिबल है, इसे पर्सनली या प्रोफेशनली जिस तरीके से देखना है देख लो। तुम्हें लगता है कि तुम जिस तरीके से करके गई हो, वन नाइट स्टैंड करने के बाद अगर उठ के चले जाओ ना, तो वो उन लोगों के लिए बेटर होता है जिनसे आपको चांसेस होता है कि शायद आप ज़िंदगी में कभी ना मिले। हालांकि उनके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी एक क्लोजर देना चाहिए कि ठीक है, दैट वॉज द वन नाइट स्टैंड एंड आफ्टर दैट वी डोंट नो ईच अदर, व्हेनेवर वी मीट लाइक अ स्ट्रेंजर। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट डू यू लिटरली थिंक we will not meet in future? एमी चुप। क्या कहती? Don't just shut your mouth, Emmy. Just tell me, do you literally think we will not meet in future? एमी, अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि तुम अपने फीलिंग से भाग रही हो। एमी, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि उस रात तुमने मेरे लिए कुछ नहीं फील किया था, दैट वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। एमी चुप, बस उसे यही कन्फ्रंट नहीं करना था, ये कन्फ्रंटेशन उसे बिल्कुल नहीं चाहिए था। एमी कहती है, मुझे कहीं जाना है, आई विल टॉक टू यू लेटर। मीरा कहती, प्लीज़ भागने की कोशिश मत करना। एमी, दिस वुड बी योर लास्ट चांस। अगर तुम यहाँ से चली गई, आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी कॉल मैसेज कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगी, सिर्फ मैच जो भी हमारा प्रोफेशनल करियर है उसके अलावा, आई स्वेयर। एमी रुक जाती है क्योंकि एमी ये चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती है। एमी कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू दिस, बट यू शुड अंडरस्टैंड। कहती है, व्हाट शुड आई हैव टू अंडरस्टैंड एमी, जस्ट क्लियर मी। पहले तुम क्लियर हो जाओ, फिर मुझे क्लियर करो। लुक, इफ यू थिंक you are not comfortable, no problem, I will not going to force you, but you need to understand one thing कि मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करती हूँ, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि नहीं, मैं जैसा फील करती हूँ वैसा तुम करो, मैं कोई यहाँ म्यूचुअल फीलिंग की डिमांड नहीं कर रही हूँ, बट आई एम डिमांडिंग कि एटलीस्ट मुझसे बात करो। मैं कोई तुम पे प्रेशर नहीं दे रही हूँ। लुक,
मैं समझ सकती हूँ, सबका पास्ट होता है, हो सकता है तुम किसी पास्ट में हो। लुक, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मैं तुम्हें अपने साथ ही रिलेशनशिप में आने के लिए तुमसे बात करके तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम से निकाल सकती हूँ, नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि नहीं तुम मेरे साथ ही कुछ फील करो, नो। अगर तुम मुझसे बात करती हो और तुम अपने पास से बाहर निकलती हो, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं बहुत प्राउड फील करूँगी कि हाँ ठीक है, चलो कोई तो है, अगर कोई कभी मिजरी में था तो मैंने उसे बाहर निकाला है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू पिटी ऑन यू, और मुझे कोई सिंपथी नहीं होगा, ठीक है। होता है, हर किसी का पास्ट होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू जज यू एमी। एमी चुप हो जाती, एमी की आंखों में आंसू होते हैं। एमी कहती नॉट लाइक दैट। मैं कहती है एमी तुम सच में अपनी आंखें बंद करके सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने आप से नहीं भाग रही? एमी मुझे नहीं पता तुम्हारे पास में क्या हो, तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, बट मैं एक चीज जरूर कहूंगी, अगर जिंदगी में कभी एक फेज, एक दौर या कोई टाइम खराब चला गया तो उसकी वजह से पूरी जिंदगी खराब नहीं करते, नहीं करते हैं हमें, क्योंकि ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती है। तुम खुद को रोक करके तुम चाहोगी कि तुम्हारा समय चलता रहे, वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं। लेकिन अगर तुम सोचोगे तुम खुद को रोक के समय को चलने दो और तुम खुश हो जाओगी, वो कभी नहीं होगा। यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। इट्स नॉट कि नहीं वो जरिया मैं ही हूँ, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि तुम मेरे पास ही आओ, नो, नॉट एट ऑल। मत आओ मेरे पास, किसी तीसरे के पास जाओ, बट यू नीड टू मूव ऑन फॉर यू, इट जस्ट नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे अपनों के लिए भी है जो तुमसे प्यार करते हैं या जिनसे तुम प्यार करते हो। एटलीस्ट उनके लिए ट्राई करो कि तुम बाहर निकलो। और चीजें भाग करके नहीं होती हैं, तुम भाग करके कितना भागोगी, कब तक भागोगी? जिंदगी बहुत लंबी है। करेंटली यू आर जस्ट 25 और 26 ईयर ओल्ड, सो प्लीज ऐसे भागना बंद करो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी जो कर रही हो वो तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म के लिए भी सही है? एमी मैंने मैचेस देखे हैं तुम्हारे फ्लॉज तुम्हारे टेक्निक में नहीं है, तुम्हारे फ्लॉज तुम्हारे फिजिकल हेल्थ में नहीं है, तुम्हारे फ्लॉज तुम्हारे मेंटल हेल्थ में है। तुम्हें चीज़ समझ नहीं आ रही है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम प्रॉब्लम फेस कर रही हो एमी, और उसका इम्पैक्ट तुम्हारे क्रिकेट करियर पे दिख रहा है। लुक, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि हाँ मैं कुछ फील करती हूँ, नो, आई एम जस्ट सेइंग तुम मेरी आइडल हो, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। यू आर नॉट जस्ट आइडल फॉर मी। मुझे नहीं पता कि तुमने कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा। यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। अगर ये चीज नहीं हो रहा है देन यू शुड टू थिंक कि तुम्हें कैसे अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना है। लुक, वी आर अ ह्यूमन, हम बोल सकते हैं कि हमें रखना चाहिए, बट ये हमें भी पता है प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव साइड में इम्पैक्ट हो सकता है, किसी का नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट हो सकता है, बट होता ज़रूर है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट मशीन कि हाँ हमने एक स्विच दबाया तो हम तुरंत इस मोड में आ जाएंगे, दूसरा स्विच दबाया हम दूसरे मोड में जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ सुन रही होती है। तो पीछे से एक आती है,
आवाज़, मीरा। मीरा कहती है यस। कहती है आ जाओ यार, वो थोड़ा मीटिंग है। कहती है हाँ बस जस्ट 2 मिनट। मीरा कहती है आई नीड टू गो। एमी प्लीज जस्ट थिंक अबाउट यू, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट योर करियर। एमी होती है, कहती है ओके। मीरा जाने लगती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। एमी कहती है लिसन। मीरा कहती हूँ। कहती है थैंक यू, प्लीज़ कॉल मी जब तुम फ्री हो जाओ। मीरा कहती है और तक करके फ़ोन काट देती है। इधर जो एमी होती है ना, अब वो इंस्टा पे अपना नंबर शेयर कर लेती है और लिख देती है प्लीज़ कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री। और मीरा चली जाती है। मीरा को एक्चुअली में मतलब उसका मीटिंग होता है, मीटिंग के बाद उसका मैच प्रैक्टिस होता है, तो उसके पास अभी इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए वह जा चुकी होती है। इधर जो एमी होती है वो अभी वही रिजॉर्ट पे होती है, अपने उस घर पे सोच रही होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। एमी अब बहुत लाइट फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा। एमी को लगता है कि शायद जो चीज़ वो यहाँ ढूंढने आई थी वो उसे मिल चुका है। वो ऐसे ही बैठती है तो उसकी नज़र एक बोर्ड पे जाती है। उस बोर्ड पे हैंड प्रिंट होते हैं, 2 पेयर के हैंड प्रिंट, एक उसके दादा का, एक उसका। बहुत खूबसूरत लगा होता है। वो जब भी उस हैंड प्रिंट को देखती है उसे हमेशा अपने दादाजी की याद आती है। वो जाती है, उस हैंड प्रिंट को बहुत प्यार से अपने हाथों से छूती है, उसे तराशती है, उसे महसूस करती है, अपनी आंखें बंद करती है वो, और वो अपने दादाजी के साथ बिताए हर पल को याद करने लगती है। और अपनी आंखें बंद करके वो अपने दादाजी को सोचती है, और वो यही क्वेश्चन कर रही होती है जो इतने टाइम से उसके दिमाग में चल रहा है। उसकी आंखें बंद करते ही उसको ऐसा लगता है कि मानो उसके सामने उसके दादाजी आ गए, और उसके दादाजी वही उसको प्रेरणा दे रहे हैं जैसे उन्होंने हमेशा उसे दिया है। कहते हैं बेटा सच ही तो बोला है मीरा ने, किसी के एक के होने ना होने से जिंदगी नहीं रुकती है। ठीक है, जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं चलती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं बेटा कि हम सिर्फ एक गलती या फिर किसी एक इंसान के लिए हम अपनी पूरी दुनिया ही रोक दें। प्लीज़ बेटा, याद है ना एक बार हमारे यहाँ एक छोटू सा चिड़िया आया था, जो पता नहीं कैसे हमारे आंगन में आके गिर गया था, उसे चोट भी लगी थी। तुमने ही उसे सही किया था, उसे तुमने खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसका पूरा केयर किया, और तुम्हारे साथ वो बहुत फैमिलियर हो गया था। मैंने बोला भी था कि नहीं इसे रख लो अपने पास, देखो तुम्हारे साथ कितना अटैच्ड हो गया है। याद है तुमने तब क्या बोला था? नहीं दादू, ये आसमानी परिंदा है, इसे हम पिंजड़े में या अपने आंगन में जकड़ के नहीं रख सकते हैं, ये बना ही ऊंची उड़ान के लिए है। एक बार गिर गया, चोट लग गई तो क्या हो गया, उससे सीख के दोबारा ही तो उड़ेगा वो, और तुमने फिर उसे छत पे ले जा करके उसे उड़ा दिया था, याद है ना तुम्हें? एमी मानो अपनी आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में हाँ बोल रही हो अपने दादाजी को। उसके दादाजी कहते हैं तो सोचो कि अगर तुमने उस दिन उस चिड़िया को अपने आंगन में मेरे कहने पे रोक दिया होता तो। इसीलिए बेटा तुम भी खुद के मन को, खुद की इच्छाओं को मत रोको, उड़ो।
बेटा जितना लंबा उड़ सकती है, जितना ऊपर उड़ सकती है उड़ो। एमी बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। एमी देखते देखते घर आ जाती है। घर इन द सेंस अपने जहाँ पे इनकी टीम होती है वहाँ पे आ जाती है। वो बहुत अलग लग रही होती है, बहुत अलग, मतलब कहते हैं ना, चेहरे पे वो चमक दिख जाती है। अभी तक जो बहुत मुरझाई सी एमी थी, जिसके अंदर कोई, मतलब ऐसा लग रहा था इमोशन नहीं है, जो कि बहुत कश्मकश में चली जा रही वाली इंसान है, वो बहुत अलग लग रही होती है। कहीं ना कहीं जो सैम होती है, क्योंकि उसकी रूम पार्टनर भी होती है, वो देखती है तो समझ जाती है कुछ तो चेंज है। कहती है वाओ व्हाट्स अप डूड, कहाँ गई थी और क्या करके आई हो जो इतनी ज़्यादा तुम रिलैक्स लग रही हो। एमी सिर्फ मुस्कुरा देती, कहती हाँ आई एम गुड, मतलब आई डोंट नो, आई फील वेरी लाइट। कहती या। तो फिर देखते देखते एक दो दिन बीत जाता है। एमी का जो होता है चौथा मैच आता है। इधर बीच में ना एमी ना मीरा, अभी इन दोनों ने कोई बात नहीं की होती है। नंबर एक्सचेंज हो गया होता है बट बात नहीं हुई होती है। मीरा का ये होता है कि नहीं, इस बार कॉल वो नहीं करेगी। मीरा ने अपना नंबर भी सेंड कर दिया होता है मैसेज में। वो इंतज़ार कर रही होती है एमी की कॉल का, और एमी का अपना रीज़न होता है। वो सोचती है वो कॉल करेगी बट चौथे मैच के बाद। तो देखते देखते अब चौथा मैच का दिन आ जाता है। एमी आज टीम में होती है। उसने इंसिस्ट किया होता है अपने कोच से, अपने टीम मैनेजमेंट से कि उसे मैच खेलने दिया जाए। सीनियर प्लेयर होती है, अच्छी प्लेयर होती है, देखने में भी अच्छी लग रही होती है, सब लोग उसे मौका देते हैं। वो आती है। आज उसने जो परफॉर्मेंस दी होती है ना, जो फाड़ू परफॉर्मेंस उसकी तरफ से आती है कि पूरा स्टेडियम उसके लिए एकदम तालियों के साथ उसका स्वागत कर रहा होता है। बहुत अच्छा उसने एक प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया होता है। उसकी जो टीम होती है वो वन साइडेड मैच जिताती है, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी का होता है। बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा। और उसका ये एटीट्यूड, इस तरीके का पॉजिटिव चेंज देख करके ना पूरा टीम बहुत अच्छा फील करती है। और अब देखते देखते बारी आती है कि कौन जीतेगा, मतलब जो मैच ऑफ द टूर्नामेंट कौन, सॉरी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है। तो उसमें ऑब्वियस ही बात है जो नाम आता है वो एमी का होता है। तो एंकर वहाँ से क्वेश्चन भी करता है, वाओ एमी यू आर लुकिंग क्वाइट गुड, मतलब हमने फर्स्ट सेकेंड मैच में देखा था यू आर नॉट अप टू द मार्क, तुम उस तरीके से खेल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि आप शेल में जा रहे हो, बट टुडे यू हैव बीन फ्लॉलेस, मतलब तुम ऐसे खेल रही थी जिससे लग रहा था कि नहीं, मतलब तुम्हें तो बॉल नहीं फुटबॉल दिख रही, मतलब यू हैव आउट क्लास अस। जो एमी होती है बोलते थैंक्स, वो एक्चुअली आई वॉज नॉट डूइंग वेल, मैं आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई वॉज फीलिंग कि मैं ग्राउंड पे हूँ ही नहीं। बट यस आफ्टर, मैं जब तीसरे मैच के लिए ड्रॉ हुई, मैं ऐसी जगह गई जहाँ पे मुझे सुकून मिला। मैंने किसी से बात की, जिसने मेरी शायद प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा और समझाया, और टीम ने उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ों को बैकअप किया। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आज ये परफॉर्मेंस दे पाई हूँ। इसीलिए मैं ये परफॉर्मेंस उस इंसान और अपनी टीम दोनों को डेडिकेट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे समझा, मुझे समझाया, और उसके अकॉर्डिंग मुझे मौका भी दिया और एक चांस भी दिया कि मैं अपने आप को थोड़ा सा समझ पाऊँ। इसीलिए उन्होंने मुझे एक मैच से ड्रॉप किया। मैं सब बताऊँ तो जब मुझे ड्रॉप किया गया था ना, मैं बहुत ज़्यादा ही अकेला महसूस कर रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे बैठा दिया गया। बट मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि हाँ मुझे बैठाया गया। आई एम वेरी हैप्पी। जो एंकर होती है उसे भी अच्छा लगता है, कहती है एंड यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड यस यू लुकिंग वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड जस्ट कीप दिस परफॉर्मेंस, और ऐसा कहकर चली जाती है। तो जो सारा टीम होता है वो भी बहुत खुश होता है। जो एमी होती है बहुत एक्साइटेड होती है। अब उसे होता है कि नहीं आज भी करेगी मीरा को कॉल, क्योंकि उसने यही ठाना होता है कि नहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे के ही मीरा से बात करेगी। तो एमी कहता है कि नहीं वो जैसे तैसे रखे
वो आए और उसका फ़ोन मिले, उसके बाद वो बात करें। इधर जो सैम होती कहती ओहो तो कौन है वो पर्सन, थोड़ा हमें भी तो बताओ। ये चशरफ वो कहती मैं कहाँ जाऊँ, मैं तुम्हारे रूम में हूँ, बोलना मत। कहती यार तुम जाओ ना यार, तुम टाइम दो मुझे थोड़ा। सैम कहती ओहो वी नीड सम स्पेस बट वाई। कहते सच बता दो फिर मैं चली जाऊँगी। एम घूर के देखती हूँ, कहती ओके ओके आई एम गोइंग, ठीक है मानती अच्छा परफॉर्मेंस दी बट ऐसे डराना नहीं होता है, आई एम गोइंग ओके ओके। और ऐसा कहकर निकल जाती है। भाई साहब सारे लोग हंस देते हैं, सीरियसली एवरीवन इज लाफिंग ओवर देयर। रूम का बहुत बहुत अच्छा होता है। और इधर आते ही जो एमी होती है वो अपने कपड़े फेंकती है, जाती है, सबसे पहले ना शार ले लेती है, थोड़ा सा होता है ना कि फ्रेश हो जाए। उसके बाद बालों को पूछते हुए कान में एयरपॉड लगाती है, कॉल लगा देती है मीरा को और बहुत एक्साइटेड होती है। पहले रिंग में कॉल नहीं उठता है, दूसरे रिंग में कॉल नहीं उठता है। इधर ना एमी की एक्साइटमेंट एकदम पीक पे होती है, जस्ट पिक अप द फोन ऐसा चल रहा होता है उसके मन में। तभी मीरा तीसरी रिंग में कॉल उठाती है, कहती हेलो। तो कहती हाय। मीरा कहती है हाय क्या हुआ, बहुत खुश हो? मैं कहती यस आई एम वेरी हैप्पी। तभी मीरा कुछ कहेगी, मैं कहती है आई डोंट नो जस्ट टॉक टू मी राइट नाउ, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मीरा कहती बट आई नीड टू गो। एमी कहती है नो। मीरा कहती नहीं जाना होगा। वो ऐसे कह के थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं। मीरा कहती है अब मैं जा रही, और फ़ोन कर काट देती है। एक्चुअली मीरा ना थोड़ा सता रही होती है क्योंकि भाव खाना बनता भी है। आफ्टर ऑल उसने थोड़ी सी हेल्प जो की ऐसा था। इधर जो हमें कहती है यार बहुत बदतमीज़ इंसान है, यहाँ मैं अपनी खुशी से जाहिर करना चाह रही थी और ये चली गई, और मुझे पता है ये जानबूझ के गई है। और वहाँ पे उसको एक टेक्स्ट आ जाता है। मीरा कहती है मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ ओके, देन वेट करो तब तक। और कहते हैं ना कि जब आपको कुछ बताने का हो या किसी से बात करने का हो, जब आप किसी चीज़ का वेट करते हैं तो वो जो टाइम होता है ना, वो एक एक सेकंड शायद एक एक घंटे या एक एक दिन के बराबर लगते हैं। अब यही होने वाला होता है एमी के साथ। तो खैर देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है एमी और मीरा के बीच में। होपफुली जो भी हो अच्छा हो। एंड तब तक के लिए प्लीज़ आप ऐसे स्टोरी को देखते रहिए। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करते रहिए, ठीक है।